हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज एक अपन विशेष क्लास लेके आए हैं आप सभी के लिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम है वो नज़दीक आ चुके हैं। डेट क्लियर कर दी गई है, टाइम टेबल आपका आने वाला है। तो आज अपन पूरी क्लास में जो आपके 10 चैप्टर अब की बार है, रेड्यूस चैप्टर को छोड़ के 30% आपका रिड्यूस कर दिया गया था सिलेबस, और जो बाकी 70% है यानी 10 चैप्टर आपके दिए गए हैं, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, बेसिक बातें अपन चैप्टर से रिलेटिव पढ़ते जाएंगे, ताकि जो पहले 30 नंबर का काम है ना वो भी हमारा साथ में होता जाएगा। कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो भी अपन साथ में डिस्कस करते जाएंगे। पूरी क्लास रहेगी 1 नंबर से चैप्टर से लेके आपकी प्रोबेबिलिटी थी अपना जो लास्ट चैप्टर है प्रायिकता वाला 15 नंबर चैप्टर, वहां तक अपन कवर करते जाएंगे। बीच में जो चैप्टर हटा दिए गए उससे रिलेटिव अपन कुछ भी बात नहीं करेंगे। जो चैप्टर आपके 10 हैं उसी पे बात करेंगे। तो पहला ही चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्या। चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन से फॉर्मूले लगते हैं। सबसे पहले एक इसमें नाम आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या आता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस में आर। a बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां r का मान क्या होता है? r तो शेषफल होता है ना। r का मान आपका हमेशा ही 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, और हमेशा ही लेस देन होता है b से। लेस देन होता है b से। अपन यहाँ पे एक कंडीशन समझे कि अगर अपन a में भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? भाज्य का काम कौन करेगा? भाज्य का काम मैं यहाँ पे लिखूं कि भाज्य का काम करेगा a, भाजक का काम करेगा b, भागफल का काम करेगा आपका Q, और ये शेषफल का काम करेगा R। तो हमेशा ही शेषफल 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और आपके भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? HCF निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इस चैप्टर में अपन क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं, यानी जो बड़ा नंबर होता है उसमें छोटे नंबर का भाग देते हैं। जो बड़ा नंबर होता है उसमें छोटे नंबर का भाग देते हैं। जहां पर शेषफल 0 आता है, जहां पे शेषफल 0 आ जाता है, वहां पे हमारा भाजक ही इसका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। भाजक ही हमारे पास में क्या कहलाएगा? उस कंडीशन का HCF कहलाएगा। एक बात और है इस चैप्टर में, दूसरी बात यह है कि हमेशा दो संख्याओं का HCF निकाल लिया और LCM निकाल लिया, तो HCF गुणा LCM क्या आता है? प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। क्या आता है? द्वितीय संख्या। यानी दोनों संख्याओं का गुणा हमेशा उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। इस कंडीशन से अपन को कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रथम 2 संख्याएं ये है, इसका HCF ये है, LCM ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करते हैं? LCM ज्ञात करने के लिए प्रथम संख्या भी अपन को LCM ज्ञात करना है, तो प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपॉन में नीचे क्या चला जाएगा? HCF चला जाएगा। इस प्रकार से अपन LCM ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें HCF ज्ञात करना हो तो दोनों संख्याओं के गुणा में LCM को भेज देते हैं। अगर हमें प्रथम संख्या दी गई है, द्वितीय संख्या ज्ञात करनी है, तो द्वितीय संख्या को प्रथम संख्या को इसके भाग में लगा देते हैं। यानी हमें कोई 3 वैल्यू दी जाएगी, कोई एक वैल्यू ज्ञात करना होगा, तो अपन अच्छी प्रकार से इससे निकाल सकते हैं। अब इसमें हमारे पास में और तो चैप्टर हैं, और इसमें से जो क्वेश्चन आएगा एक HCF का जरूर आएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय से HCF ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्मूले से आपको बेटा करना होगा।
या आप इससे भी कर सकते हैं। इससे दिया जाता है कोई दो संख्याओं का HCF ये है, एलसीएम ये, तो प्रथम और द्वितीय संख्या ये है, तो इसमें से ये ज्ञात कीजिए। कोई एक यहाँ पे शो नहीं की जाएगी, एक आपको यहाँ पे ज्ञात करनी होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी चैप्टर में बात करूं मैं परमेय संख्या की, अपरमेय संख्या की। जैसे कि क्वेश्चन बनता है, एक बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन बनता है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। पता तो है लेकिन सिद्ध कैसे करना है, इसको परमेय लेके चलेंगे और अच्छे से अपन कवर करेंगे। तो यहां से ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है। अब ये पहले चैप्टर का काम हो गया, इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटे छोटे नंबर का है, ठीक है। अब चलते हैं अपन सेकंड नंबर चैप्टर पे। तो सेकंड नंबर चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। और बहुपद क्या होता है? जैसे कि चर और अचर से मिलकर बना होता है। दूसरे चैप्टर का मैं नाम लिख देता हूं, बहुपद। बहुपद चैप्टर है। इसमें हमारे पास में जैसे कोई बहुपद दिया जाता है, द्विघात बहुपद है तो इसमें 2 शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। त्रिघात बहुपद है तो इसमें शून्यक हमारे पास में अल्फा, बीटा और गामा हो जाएंगे। तो बहुपद में शून्यकों का गुणा ये होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, ये कोई बहुपद है। अब इसमें a अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है? इसके 2 शून्यक हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है हमेशा माइनस के b/a, और अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होता है? c/a, c/a। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसके शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों का गुणा ज्ञात कीजिए। तो माइनस का b/a और ये है c/a। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखिएगा, अगर आपको यह दिया जाता है कि आपके पास में शून्यक अल्फा व बीटा है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? के यहां पे कांस्टेंट का काम करेगा, के यहां पे कांस्टेंट का काम करेगा। और अपन लिखेंगे x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा डॉट बीटा। ये होता है इसका फॉर्मूला कि दोनों शून्यकों का योग और यहां पे है दोनों शून्यकों का गुणा। अगर हमें दिया जाता है कि दोनों शून्यकों का गुणा आपको इस प्रकार से दिया गया है, योग इस प्रकार से दिया गया है, तो आप एक द्विघात बहुपद बनाइए। या आपको ऐसे दिया जाता है कि एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये है, तो इनसे आप द्विघात बहुपद कैसे बना सकते हैं? तो दोनों का अपन योग कर सकते हैं, दोनों का गुणा कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं। जो वैल्यू आएगी, जो भाग में आएगा, उसका एलसीएम लेके बाहर निकाल लेते हैं, के के नीचे लेके उसको k/4 आ गया तो k/4 को अपन 1 मान सकते हैं। बाद में इसको क्या है? कैंसिल करना होता है। तो यहां से अपन ये द्विघात बहुपद में चलता है हमारे। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फॉर्मूले बनते हैं वो अपन पढ़ेंगे, तो ये बहुपद में बनेगा, इतना मैटर। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। अब इसमें 3 कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, वो देखिएगा किस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये तीसरा चैप्टर है 2 चरों के रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें हमारे पास में 3 कंडीशन बनती है। कौन कौन सी? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो पहली कंडीशन ये है कि a1/a2, और एक पक्का क्वेश्चन बनेगा 3 कंडीशन से, 100% बनेगा, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2। तो ऐसी कंडीशन में अपन लिखेंगे इसका हल क्या होगा? हल होगा संगत। यहां से लिखेंगे कि हल संगत होगा, संगत है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वह एक अद्वितीय हल होगा, वह अद्वितीय हल होगा। ये कंडीशन है कि इसका हल संगत होगा,
दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वह इसका अद्वितीय हल होगा। जब आपके पास में इक्वेशन ये है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0, ये एक नंबर इक्वेशन, ये दो। अगर इक्वेशन आपको दो चरों में है, चर यहाँ पे x और y है, चर यहाँ पे x और y है, दोनों चरों में है, तो एक कंडीशन ये आती है। दूसरी इसकी कंडीशन है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, यानी इसकी जो रेखाएं आएगी वो इस प्रकार से किसी एक बिंदु पे काटेगी, यानी इसका केवल और केवल अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। इसका मीन्स ये होगा, एक हल होगा। ठीक, अद्वितीय का मीन्स एक होता है, जहां पे काटेगी वही इसका रिजल्ट होगा। a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2 इक्वल है c1 बटा c2, तो अपन क्या लिखेंगे? इसका हल संगत होगा, हल संगत होगा, हल संगत है तथा दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर विराजमान है, संपाती है। रेखाएं एक दूसरे पे एक दूसरे पर संपाती है, रेखाएं एक दूसरे पे संपाती है, वह अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? हल संगत होगा, वह अनेक हल होंगे। इसके आंसर अलग बहुत काफी सारे आएंगे, अनेक हल होंगे। समझ गए? एक लाइन इस प्रकार से आपने खींच दिया, ये लाइन आपने इस प्रकार से खींच दिया, तो इसके ऊपर ही विराजमान होगी दूसरी रेखा, इसके ऊपर ही होगी। तो इस प्रकार से अपन क्या ले सकते हैं? अनंत बिंदु ले सकते हैं, वो क्या होंगे? इसके अनंत हल होंगे। तो दूसरी कंडीशन भी ये है। तीसरी कंडीशन आपके पास में आती है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 नॉट इक्वल है c1 बटा c2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से कंडीशन बनेगी कि हल संगत नहीं है, हल असंगत है। लिख देना, असंगत है। रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी और कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा। यानी एक रेखा इस प्रकार से जा रही है तो इसके समांतर दूसरी रेखा जाएगी। जैसे रेल की पटरियां हैं, जैसे रेल की पटरियां हैं, एक दूसरे के समांतर जाते, कभी भी मिलती नहीं। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा तो बच्चों ने क्या बोला कि सर जी रेल की पटरियां तो मिलती है, यानी ट्रेन जहां पे क्रॉस करती है वहां पे रेल की पटरियां मिलती है। किस प्रकार से मिलती है? इस प्रकार से ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये रेल की पटरियां हैं। तो यहां से क्रॉस कर दिया उन्होंने लाइन का इस प्रकार से, ठीक है, तो यहां से भी क्रॉस हो जाएगा ना, अरे यहां से भी क्रॉस हो जाएगा। तो ये क्या पटरी इसमें मिल गई? नहीं मिल गई। ये पटरी है, तो इनके बीच का गैप तो क्या रहता है? इक्वल ही रहता है बेटा, इक्वल ही रहता है। तो रेल की पटरियां हमेशा समांतर होती है। और जब किसी दो वस्तु का मिलान नहीं होता है, जब कोई दो वस्तु पास पास नहीं आती है, तो बेटा कोई भी कुछ नहीं बनता, ठीक है। जब दो रेखाएं पास पास आई तो यहां पे एक हल हो गया। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही विराजमान रही, कहीं दूर गई नहीं एक दूसरे को छोड़ के, तो भैया बहुत सारे हल हो गए। इसने तो बहुत सारे फल दिए, बहुत सारे अनेक हल हो गए। अब जब दो रेखाएं पास दूर दूर है, कोई दो वस्तु दूर दूर है, पास आई नहीं, उसका मिलान हुआ ही नहीं, तो कोई रिजल्ट प्राप्त ही नहीं हुआ। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? असंगत हल होगा और रेखाएं समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, दो चर वाले रेखा समीकरण में। आपको चेक करके बताना होता है इसमें कि तुलना करके बताइए। इसके बाद में 4 नंबर चैप्टर आता है हमारा। देखिएगा 4 नंबर चैप्टर में क्या दिया गया है? द्विघात। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या दिया गया?
द्विघात समीकरण, चैप्टर का नाम है। द्वि माने दो, घात माने पावर, वह बहुपद जिसकी दो पावर होती है और इसको बराबर जीरो कर देते हैं, यानी किसी भी बहुपद को बराबर जीरो कर दें तो वह इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे इसकी कंडीशन जैसे मैं लिखूं ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, ये एक द्विघात इक्वेशन है। अब इसमें कंडीशन आती है कि पहला क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि चेक कीजिए क्या ये द्विघात इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो इसका जनरल फॉर्म पता होना चाहिए कि इसमें ax² प्लस में bx प्लस में c, ये कंडीशन आएगी, ये कंडीशन इसमें आएगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि इस द्विघात समीकरण के मूल, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि द्विघात निम्न द्विघात दी गई द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए। अब मूलों का अस्तित्व होगा कैसे? तीन कंडीशन बनती है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, हिंदी में आप बोलते हैं विविध कर। और ऐसे क्वेश्चन डेसरक में बहुत सारे दिए गए हैं। निम्न द्विघात समीकरण के विविध कर का मान बताइए, डिस्क्रिमिनेट का मान बताइए, क्या इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उसका अस्तित्व है या नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहां से, यानी यहां पे डिस्क्रिमिनेट डी बराबर लिखते हैं b² माइनस में 4ac का मान अगर बराबर 0 है तो मूल वास्तविक है, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। यानी डिस्क्रिमिनेट डी का मान अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे। ठीक है, और मूलों का अस्तित्व है यहां पे। और दूसरी कंडीशन क्या है? डी का मान अगर यानी b² माइनस में 4ac का मान अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 से बड़ा है तो भी मूल क्या होंगे? तो भी मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, और अलग अलग होंगे। ठीक है, इक्वल नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन d इज इक्वल टू b² माइनस में 4ac, b² माइनस में 4ac का मान 0 से छोटा है, यानी माइनस में अगर ये मान आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो अपन लिखेंगे तो मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे और मूलों का अस्तित्व नहीं है, और मूलों का अस्तित्व नहीं है। यानी कहने का मीन्स पहली दो कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे, पहली कंडीशन में मूल वास्तविक बराबर 0 आ गया तो इसके मूल दोनों ही बराबर भी होंगे। दूसरी कंडीशन में ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है तो +1 2 +3 इस प्रकार, तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, वास्तविक यानी मूलों का यहाँ पे पहली दो कंडीशन में अस्तित्व है, और तीसरी कंडीशन में मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ये लेस देन की कंडीशन आ गई, ये काल्पनिक आ गया। अब इसमें चलते हैं कि एक आता है आपके पास में द्विघात फॉर्मूला, द्विघात सूत्र, यानी उसको अपन बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। यहां से आप जैसे आप इसका मूल निकाल रहे हैं, गुणनखंड विधि एक होती है, गुणनखंड विधि, यानी जैसे क्वेश्चन में आपको दिया जाता है फैक्टराइजेशन करना, यानी फैक्टर करके उसका मान निकालना। एक आप अगर फैक्टर नहीं भी हो रहे हैं या रूट में है या कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ गया जिसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो आप यहां से इसके मूल निकाल सकते हैं। क्या होता है? माइनस के b प्लस माइनस में रूट में b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a होता है। ये आपके पास में चलता है द्विघात सूत्र, इसको अपन बोलते हैं द्विघात सूत्र। इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस वैज्ञानिक के नाम पे इसका फॉर्मूले का नामकरण कर दिया गया था। ये हमारे पास में है द्विघात समीकरण में, यहां तक कीजिएगा नोट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर चैप्टर में।
अब देखिएगा ये आपके पास 5 नंबर चैप्टर आता है समांतर श्रेणी, जिसको अपन बोलते हैं एपी, ठीक है। और इसमें हमारे पास में टोटल मिला के तो कुल 2 ही फॉर्मूले होते हैं, अनुपात ज्ञात करने का और असन यानी अन पदों का योग ज्ञात करने का। लेकिन एपी चलता कैसे है, एपी इस प्रकार से ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d और ए प्लस में 3d, इस प्रकार से एपी चलता है। तो लिखेंगे प्रथम अनुपात ज्ञात करने का, यानी अनुपात ज्ञात करने का सूत्र, अनुपात ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा हमारे पास में an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी। और ये हो जाएगा प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का, योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, जिसको अपन सम यानी सम एस से डिनोट करते हैं। एस के पैरों में n, यहाँ पे लिखते हैं n/2 और ये होता है 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। लेकिन कई बार हमें अंतिम पद दिया जाता है, उसके हिसाब से इस फॉर्मूले का भी चेंज कर देते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो एक ही बात है, दोनों एक ही है। n/2, कई बार बच्चे बोल देते हैं सर जी आपने दोनों नहीं पढ़ाए, बेटा एक ही बात है। यहाँ पे मैं लिखूंगा a प्लस में an, यानी यहाँ पे a और a कितना होता है, 2a होता है। तो a प्लस में n माइनस में d, an बन गया। तो यहाँ पे a एक बच गया प्लस में an। कई बार ये भी फॉर्मूला यूज लेते हैं, कई बार ये भी फॉर्मूला यूज लेते हैं। एक इसके बाद में आता है अंतिम से अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला। अंतिम से आरवां बोल दें जो भी है, अंतिम से आरवां या अनुवा में लिखूं, अंतिम से अनुवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या रहेगा, ये रहेगा हमारे पास में an माइनस में n माइनस में 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला रहेगा an, अंतिम पद में से n माइनस में 1 इंटू डी, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। ऐसा क्वेश्चन है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए तो n का मान कितना होगा, 20 माइनस में 1 19, d का मान आपको पता होता है, अंतिम पद आपको दिया जाता है, तो इसमें ये फॉर्मूला रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके समांतर श्रेणी के फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद में हमारा 6 नंबर चैप्टर तो हटा दिया गया है, लेकिन अब जो आपका 7 नंबर चैप्टर है और सिलेबस में आपका 6 नंबर चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है, जैसे 7वां चैप्टर रहेगा हमारे पास में निर्देशांक ज्यामिति। क्या रहेगा, निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में कंडीशन ये रहेगी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिएगा, किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा, कोई बिंदु है वो किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो इस उसके बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो यहां से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी PQ का फॉर्मूला रहेगा, क्या बनेगा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये तो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब देखिएगा ये 2 बिंदु है, ये 2 बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु P आ गया, ये बिंदु Q है, ये R है, Q के कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, और ये है x2 और y2, ये है x, y, ये इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा x बराबर m1 का गुणा x2 के साथ में प्लस में m2 का गुणा x1 के साथ में डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। ये अंतः विभाजन जब कोई बिंदु इसमें कोई रेखा पे करता है तो इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है।
तो इसके जो विभाजक बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। y का कैसे करेंगे, y का करेंगे m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2, और तीसरा हमारे पास में, ये तो फर्स्ट है, ये आपके पास में सेकंड है, और तीसरा आता है आपके पास में मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। मध्य, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला रहता है P, यानी कोई बिंदु P के मध्य बिंदु, यानी m1 और m2 का मान वहां पे क्या होता है, इक्वल होता है। तो अपन लिखते हैं x1 प्लस में x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस में y2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, ये होते हैं मध्य बिंदु। कोई बिंदु P है, Q है, R है, कुछ भी हो सकता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के फॉर्मूले। तो इसमें हमारे पास में 3 ही फॉर्मूले रहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, ये कोई बिंदु अंतर विभाजित करता है कोई रेखा को, P QR रेखा को, तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला ये रहता है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास में ये रहता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा आपका आता है सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, त्रिकोणमितीय परिचय, ट्रिग्नोमेट्री आता है। यहाँ पे फॉर्मूलों की भरमार है, बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे मिलेंगे आपको, इसको अच्छे से कवर करना है। चैप्टर भी बहुत बड़ा है, चैप्टर भी 12 नंबर का है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलते हैं अपन इसका स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले अपन 3 सर्वसमीका पढ़ते हैं, 3 सर्वसमीका पढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास में आता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास में 1। अब इस सर्वसमीका से 2 अनदर फॉर्मूले बनाते हैं। कैसे बनाऊंगा मैं, देखना, मैं यहां पे लिखूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस स्क्वायर थीटा को इसके इस साइड लेके जाऊंगा तो 1 माइनस में यहां पे प्लस का है तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। और तीसरा बनता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन चलते हैं दूसरी सर्वसमीका पे, अब अपन चलते हैं दूसरी सर्वसमीका पे, वो होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। और यहां से भी अपन 3 फॉर्मूले और बना, 2 फॉर्मूले और बनाएंगे। कैसे, मैं अगर इसको लिखूं tan स्क्वायर थीटा बराबर, कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन सकता है, प्लस का 1 है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहां पे sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और यहां पे तीसरी कंडीशन आ जाती है, कई बार पूछ लेता है, तो मैं इस tan को इस साइड लेके जाऊं तो मेरे पास में रिजल्ट बनेगा sec स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो sec स्क्वायर थीटा है, tan को इस साइड लेके जाऊं तो माइनस में क्या बनेगा, tan स्क्वायर माइनस का बनेगा, और बराबर क्या बच जाता है, बराबर 1 बच जाता है। तो कई बार अपन ये भी लिखते हैं ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तीसरी सर्वसमीका हमारे पास में है 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इस सर्वसमीका से अपन 2 फॉर्मूले और बनाएंगे। जैसे कि मैं यहां पे बनाना चाहूंगा कोट स्क्वायर थीटा। क्या, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पे कितना दिया गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, प्लस का है माइनस का बन जाएगा।
ये तो बन गया। फिर प्लस का 1 है, इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा। और यहाँ पे अब मैं लिखूं कि कोट को मैं इस साइड लेके जाऊं तो यहाँ पे कितना दिया गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या बनेगा भी, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोट प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बनेगा। ये हमारे पास में 3 सरोसमीका से कितने फॉर्मूले बन गए, कितने फॉर्मूले बन गए, 9 फॉर्मूले बन गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं बेटा। नेक्स्ट मैं लिखूंगा कि साइन किसका उल्टा होता है, साइन के बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और अगर अपन लिखें कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा, एक ही बात है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, साइन बराबर 1 बटा कोसेक, तो कोसेक बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन। अब मैं लिखूंगा कोस बराबर क्या होता है भी, कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर होगा 1 बटा कोस थीटा। अब देखिएगा आपको यहाँ पे उलझने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं पूरे के पूरे फॉर्मूले ओपन करके बता रहा हूं आपको। तीसरा आता है आपके पास में tan का मान, क्या आता है, tan का मान। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा को लिखें, कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। क्या होता है, 1 बटा tan थीटा होता है। ये तो हो गया आपके पास में कि 1 बटा कोसेक। और यहां से क्या रिजल्ट निकलता है, एक कंडीशन और आती है, मैं साइड में लिखूंगा यहाँ पे, देखिएगा किस प्रकार से बनेंगे फॉर्मूले। पहली कंडीशन कि मैं यहां से एक फॉर्मूला बना दूं कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई 1। कई बार डायरेक्ट रख देते हैं क्वेश्चन में, और मैं ये भी बोल देता हूं कि आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, ये भी बोल देता हूं कि पढ़ाया गया है। तो यहां से बन जाता है बेटा, कैसे कि मैंने लिखा साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक ही बनेगा क्या भी, कोसेक इस साइड में आएगा गुणा में, तो बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये इसी से निकलते हैं फॉर्मूले, इसी से ही बनते हैं। एक छोटी छोटी बातें बहुत सारी होती है इसमें जो कि आज क्लियर हो जाएगी। कोस का गुणा साइन के साथ में, जैसे यहां पे लिखें कोस थीटा डॉट सेक थीटा, कोस थीटा का गुणा सेक थीटा के साथ में कितना होगा, 1 होगा। और tan और कोट का मल्टीप्लाई क्या होता है, tan और कोट का मल्टीप्लाई देख लेते हैं कि यहां पे मैं लिखूं tan थीटा डॉट कोट थीटा, डॉट कोट थीटा का रिजल्ट कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब लाल बट्टा कक्का क्या होता है, लाल बट्टा कक्का क्या होता है, ये आपको समझना है। मैं नाम लिखूंगा यहां पे कि LAL डबल के, LAL डबल KA लंब बटा कर, इस प्रकार से। पहली कंडीशन किसकी आती है, पहली कंडीशन देख लेते हैं किसकी आती है, साइन थीटा की आती है। किसकी आती है, साइन थीटा की। तो ये तो आता है आपका साइन थीटा, ये आपका आता है कोस थीटा, और ये आपका आता है टेन थीटा। ये आपका क्या आता है, टेन थीटा। इसका उल्टा क्या आ जाएगा, इसका एकदम उल्टा आ जाएगा कोसेक थीटा। ये आ जाएगा आपके पास में सेक थीटा, और ये आपके पास में आ जाएगा कॉट थीटा। अब देखिएगा किस प्रकार से लिखेंगे, यहां से लिख दीजिएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। क्या आएगा, आधार बटे कर्ण। और ये आपने लिख दिया टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। पहली कंडीशन कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और इसके बाद में कोसेक थीटा को लिखेंगे,
कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। इसका उल्टा कर दो, कर्ण को ऊपर लेके जाओ, लंब को नीचे ले आओ, और ये होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। इतना मान आया समझ में। अब हमारे पास में एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है, जो कि अपन यहां पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, इस प्रकार से बना दिया एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। पी क्यू आर यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे 90 डिग्री है, और एंगल थीटा यहां पे बन रहा है, एंगल थीटा यहां पे बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में के से डिनोट करते हैं। थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है? लंब, जिसको अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम होता है लंब। ठीक है। अब इसके बाद में जो बच गया वो क्या होता है? आधार। वो क्या होता है? आधार, जिसको अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब, ये कर्ण, और ये होता है आधार। ये सर जी क्या काम आएगा? इसमें पाइथागोरस प्रमेय से आपको दो कंडीशन दी जाते हैं। जैसे आपको दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब आपको 3 दे दिया, कर्ण आपको 5 दे दिया, आधार ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे? पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? पाइथागोरस त्रिक यहां पे मैं लिख देता हूं कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है अभी? पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है कि साइन को वो तो चलो आगे बताऊंगा मैं आपको, जब टेबल बनाएंगे तब बताऊंगा, लेकिन एक कंडीशन और लिखवा देता हूं जो कि आपके काम आएगी 8.3 में काम आएगी। कहां पे? 8.3 में मैं लिखूं कि साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होगा? कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, यहां से कंडीशन बनेगी। अब इसके बाद में आता है tan 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होता है, और cot 90 माइनस में थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा क्या होता है, मैं लिखूंगा कि साइन 90 माइनस में कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, क्या बनेगा? कोस थीटा बनेगा। कोस 90 माइनस थीटा यहां पे बनेगा आपके पास में साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 कोस में 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा ये आपके पास में आएगा tan थीटा। अब इसके बाद में दो फॉर्मूले और बच सकते हैं, सेक और कोसेक के। किसके? सेक और कोसेक के। तो यहां पे आपने लिख दिया कि सेक 90 माइनस में थीटा, और ये होता है कोसेक 90 माइनस में थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा को अपन क्या लिखेंगे? कोसेक क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा, और ये होता है सेक थीटा। ये क्या होता है? सेक थीटा होता है। ठीक है, एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं, साइन कोस का कोस साइन का, टेन कोट का कोट टेन का, सेक कोसेक का कोसेक सेक का होता है। और यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई एक एक आता है इसके रिजल्ट से। ये पाइथागोरस प्रमेय है जो कि आपके 8.1 में लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय लंब बटा कर्ण, लाल बट्टे कक्का, LAL डबल के लाल बट्टे कक्का, पहली साइन कोस टेन कोसेक सेक टेन कोट। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय, इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन करते हैं टेबल।
और टेबल यहाँ पे आपके पास में त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये आपके पास में साइन थीटा का मान है, ये कोस थीटा का है, ये टेन थीटा का है, ये कोट थीटा का है, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। इसी क्रम में आपको याद रखना है साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ठीक है। इस प्रकार से आपने याद रख लिया। अब अपन इसका 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, मैंने यहां पे लिखा 0 डिग्री, फिर लिखा 30 डिग्री, फिर यहां पे 45 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है और 90 डिग्री आता है। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले आप काउंटिंग करोगे, किससे शुरू करोगे, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, आपको गिनती आती है, काउंटिंग गिनती लिख दो 0 से लेके 4 तक। यानी हमें साइन का मान कैसे लेके आएंगे वो देखना है आपको। सबसे पहले ये लिखने के बाद में 4 का भाग लगाओ, 4 का भाग लगाओ। सभी में आपने 4 का भाग लगा दिया। अब इन सभी का रूट कर दो, इन सभी का रूट कर दिया, ठीक है। इतना प्रोसेस आप एक बार सीखने के लिए करना है। ये तो हमें तो एक बार सीखना है, सीखने के लिए तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बाद में ऑटोमेटिकली याद होता जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 किसी नंबर के ऊपर 0 आता है, किसी नंबर के ऊपर 0 आता है तो हमेशा 0 आता है, तो इसका मान हमेशा ही 0 होता है। 0 का रूट भी कितना होगा, 0 होगा। 0 का रूट भी कितना होगा, 0 होगा। 1/4 कितना है, 1/4 का रूट हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा 4, 1 का रूट 1 ही होता है तो 1/2 बनेगा। इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दुए 4, 2 बार कटेगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 ये रिजल्ट आ जाता है, 2 एकम 2 और 2 दुए 4, और इस पे क्या है, रूट है, तो इसका 1 का रूट तो 1 और रूट 2 का मान यहां पे आ जाएगा, रूट 2। ये कितना है, रूट 3 का तो 3 रहे, रूट 3 रहेगा, लेकिन रूट 4 है ये बाहर आएगा तो 2 में आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, रिजल्ट आएगा 1 का रूट, और 1 का रूट हमेशा ही क्या होता है, 1 होता है, हमेशा ही 1 होता है। तो आपके पास साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान हमारे पास में आ जाएगा 1। अब अपन क्या करते हैं, कोस का मान लिखते हैं। तो कोस का मान यहां से उठाना शुरू कर दो, पीछे से। कितना है, 1 √3/2, ये कितना है, 1/√2। अब ये मान आएगा 1/2 और ये मान लिखेंगे तो ये आएगा 0। ये मान कितना आएगा, 0। तो आपके पास ये साइन का मान है, कोस का मान पीछे से उठाओ। कोस साइन 90 का मान कितना है, 1 है, तो कोस 0 का मान हो जाएगा 1। यानी ये इसका इस प्रकार से उठाना होता है। तो ये आपके पास में 2 मान आ गए। अब मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा बढ़िया सा, कि अपन साइन कोस में कई बार मैं बोल देता हूं कि साइन कोस, जो भी क्वेश्चन आपको टेन कोट में दिया गया साइन कोस में बदलो, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपको यहां पे यूज लेने हैं। टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस, कोस थीटा बराबर साइन बटा कोस। तो टेन का मान कैसे आएगा, टेन का मान आएगा साइन में कोस का भाग लगाने से। साइन का मान कितना है, 0, 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये 1/2 है, 1/2 में भाग लगाएंगे √3/2 का, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा
√3 नीचे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। tan 30 का मान आएगा 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे, मान आएगा 1, और √3/2 में 1/2 का भाग लगाएंगे तो ये √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, रिजल्ट आएगा √3। 1/0, किसी में 0 का भाग लगाते हैं तो हमेशा ही अनंत होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है? अनंत होता है मान। अब बेटा अपन कोट का मान लेके आते हैं, या तो आप कोसेक कोस बटा साइन करो, या tan का मान पीछे से उठाओ। tan का मान पीछे से उठाओगे तो ये बनेगा अनंत, ये बनेगा √3, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1/√3, और ये आपके पास में आ जाएगा 0। ये कितना आएगा? 0 आ जाएगा, यानी पीछे से उठा के इस प्रकार से लिखना होता है। sec का क्या मान है? अभी लिखवाया था आपको, ठीक है, वो मैंने इरेज कर दिया। sec का मान लिखवाया था कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे sec का मान चाहिए, sec बराबर होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे अब sec की टेबल बनाएंगे, cos का मान देखते हुए, cos का मान देखते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पे cos का मान कितना है? 1, 1/1, 1/1 मान कितना आएगा? 1 आएगा, यानी sec 0 का मान 1। अब करेंगे 1/√3/2, 1/√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा? 2/√3, क्या बन जाएगा? 2/√3 बनेगा। और ये है 1/√2, 1/√2 किस में भाग देना है? 1 में। √2 ऊपर चला जाएगा तो इसका उल्टा कर दो, इसको पलट दो, तो ये आपके पास में होगा √2। इसको पलट दो, 2 ऊपर चला जाएगा, इसको पलटेंगे तो 1/0, क्या बनेगा? इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट। अब कोसेक का मान लिखते समय sec का मान पीछे से उठाओ, इनफाइनाइट, ये आएगा 2, ये आएगा √2, ये आ जाएगा आपके पास में 2/√3, 2/√3, और ये मान आ जाएगा 1। ये मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी टेबल, या ठीक है, ये टेबल है, और टेबल पूरी की पूरी 8.2 पे है। अगर बेटा ये मान याद हो गया, ये मान याद हो गया, तो 8.2 में कोई भी क्वेश्चन आपसे क्यों न कर दे, कहीं से भी क्यों न कर दे, आप अच्छे से कर दोगे। 8.2 में प्रत्येक क्वेश्चन में, जैसे इसका मान निकालिए तो कोसाइन 60 का मान, थोड़ा ये ध्यान में देना, थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि हमेशा इसके 45 वाले मान हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 45 वाले मान हमेशा इक्वल होते हैं, और इसका साइन 30 का मान है वो कोस 60 के मान के बराबर, साइन 60 का मान कोस 30 के बराबर होता है, tan 30 का मान कोट 60 के बराबर होता है, और tan 60 का मान कोट 30 के मान के बराबर होता है। इसी प्रकार से sec 30 का मान कोसेक 60 के बराबर होता है, और कोसेक 30 का मान sec 60 के मान के बराबर होता है। ये नोट कर लिया, यहाँ पे लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर चैप्टर, जिसका कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं चैप्टर का नाम है। रचनाओं में आपको क्या करना है? वैसे कोई फॉर्मूला तो है नहीं विशेष, अपन मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कैसे। आपको रचना करनी है, रचना करनी सभी को आती है। सबसे पहले ये बनेगा एक क्वेश्चन कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में क्या संबंध होता है? हमेशा लंबाई बराबर होती है, हमेशा लंबाई बराबर होती है, त्रिज्या के साथ में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है।
एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 0 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वर्त की परिधि को किसी एक बिंदु पे टच करती है, किसी एक ही बिंदु पे टच करती है। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है एक कि वर्त में केवल कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? जीवा क्या होती है? वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, यानी जो परिधि को दो बिंदुओं पे टच करे वह जीवा होती है। तो इसमें अपन क्या है, अनेक जीवा खींच सकते हैं, अनंत। तो वर्त में अनेक जीवाएं, अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। वर्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वर्त की परिधि पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती है? कितनी जा सकती है? अनंत स्पर्श रेखाएं जाती हैं। और वर्त के अंदर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वर्त के अंदर बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 खींची जाएगी। ये है लॉजिकली बात। एक क्वेश्चन ऐसा अजीब सा बन रहा है कि दिए गए रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करने के लिए इस रेखाखंड पे कितने डिग्री, इस रेखाखंड पे स्थित किसी बिंदु से कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है? तो हमेशा न्यून कोण बनाया जाता है, न्यून कोण होता है। उसका आंसर क्या आएगा? न्यून कोण। कैसे? अपन जानते हैं कि किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने के लिए बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं, उस पे अपन ने समान लंबाई के 13 चाप काट दिए। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर पूछ रहा है आपसे, तो वहां पे आएगा न्यून कोण। तो ये तो इसमें फॉर्मूला तो कोई विशेष है नहीं, ये लॉजिकली बात है, इसमें से एक पूछी जाएगी। अब इसके बाद में आता है आपका स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, जैसे कि सबसे बड़ा और विशाल चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर, नैया पार लगाने वाला। इसमें काफी सारे फॉर्मूले हैं। कौन सा है? इसमें अपन माध्य ज्ञात करेंगे, माध्यक ज्ञात करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले माध्य से स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माध्य को अपन क्या बोल सकते हैं? एवरेज बोल सकते हैं, औसत बोल सकते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग अपन निकालेंगे। माध्य, समांतर माध्य को अपन x बार से डिनोट करते हैं। पहला लिखता हूं मैं राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पहला तो ये बनता है। दूसरा है x बार, ये है प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से लिखूंगा मैं इसको? दूसरा आपका आता है प्रत्यक्ष विधि से, और प्रत्यक्ष विधि से x बार निकालने का फॉर्मूला सिग्मा FI डिवाइड बाई सिग्मा FI। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। तीसरी विधि रहती है, दूसरी विधि, ये तो डायरेक्ट वैसे करते हैं। जैसे किसी इसमें क्वेश्चन आएगा तो क्रिकेट की टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार से है, तो उनका एवरेज रन ज्ञात कीजिएगा। उसका एवरेज रन ज्ञात कीजिएगा तो सभी खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का योग कर देते हैं और कितने खिलाड़ियों ने बनाए उसका भाग दे देते हैं, तो हमारे पास में उसका एवरेज आ जाता है, माध्य आ जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला जब आपको टेबल दी जाती है तो ये होगा। अब इसके बाद में आता है पग विचलन विधि से। कौन सी विधि आती है? पग विचलन नहीं, मैं पहले कल्पित माध्य वाले लिखूंगा। कल्पित विधि आती है, और कल्पित विधि में x बार ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा a प्लस में सिग्मा FI और DI अपन में सिग्मा FI। ये होता है कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब आता है पग विचलन विधि से 3 नंबर जो फॉर्मूला होता है, वैसे तो 4 नंबर है लेकिन 3 नंबर विधि है पग विचलन। पग विचलन में क्या होता है? x बार इज इक्वल टू
ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच, जहां पे ये तो जानते ही होंगे आप, एच दोनों जो वर्ग अंतराल है उसके बीच का मान होता है, ए एक्स आई के बीच का मान होता है, ये ए आप कल्पित मान मानते हैं। ठीक, ये तो आपका है माध्य ज्ञात करने का सिस्टम, ये है माध्य ज्ञात करने का। अब अपन माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, माध्यक भी निकालने के कुछ अलग तरीके हैं, मैं बताऊंगा। कई बार छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो माध्यक जैसे क्वेश्चन बनता है 1 2 3 4 5 6 का माध्य ज्ञात करो, चलो ये तो आपको आरोही क्रम में दे दिया, लेकिन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में लिख के और नंबर देखते हैं। यदि n का मान सम है, यदि n का मान सम है तो माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला, माध्यक को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और ये आता है n प्लस में, n का मान अगर सम है तो फॉर्मूला ये रहेगा n बटे 2वां पद प्लस में n बटे 2 प्लस 1वां पद डिवाइड बाई 2। अगर n का मान विषम है, अगर n का मान विषम है तो क्या फॉर्मूला रहेगा माध्यक ज्ञात करने का, माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा कैपिटल M इज इक्वल टू n प्लस में 1/2 पद, और पहले इसको क्या करते हैं आरोही क्रम में छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं बेटा। ये दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला जो आपका मेनली टेबल में दिया जाता है, टेबल से अगर निकालें तो माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला कैपिटल M से मैंने इसको शो कर दिया, और ये बनेगा आपके पास में L प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू H। ये क्या बनेगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होता है L का मान, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होता है L का मान, H आप जानते हैं जो कि क्वेश्चन में बार बार बताया जाता है, ऐसा फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारे पास में बहुलक का, क्या आता है बहुलक, और बहुलक को किस से डिनोट किया जाता है, Z से। फॉर्मूला रहेगा L प्लस में F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू H। ठीक है, इंटू H, ये रहेगा बहुलक। बहुलक क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी अधिकतम बारंबारता। तो ये तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, और ये प्रत्यक्ष विधि से है, ये कल्पित विधि से है, ये पग विचलन विधि से है, और ये आपके पास में माध्यक ज्ञात करने के दो फॉर्मूले आ गए। ये आपका ओरिजिनल जो फॉर्मूला टेबल में अपन अगर वर्ग अंतराल दिया जाता है तो वहां पे यूज करते हैं, और ये वर्ग अंतराल दिया जाता है तो वहां पे बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं। ये आपके पास में सांख्यिकी में यानी स्टैटिक्स में फॉर्मूले आते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अब देखिएगा स्टूडेंट, आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर 15 नंबर, प्रायिकता का चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता क्या होता है, एक संभावित मान होता है, एक्चुअल में कोई मान नहीं होता। प्रायिकता का संभावना व्यक्त की जाती है कि कल बारिश होगी, इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या प्रायिकता है। प्रायिक संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। मैंने एक बॉल डाला तो आगे वाला जो बैट्समैन है वो आउट होगा या नहीं होगा, इसकी प्रायिकता। मैंने बॉल डाला तो इसने छक्का लगाएगा नहीं लगाएगा। जैसे आजकल क्या है, मैच होते हैं, IPL होते हैं, उसमें क्या किया जाता है कि अपन जो ड्रीम 11 है, जो भी बहुत सारे सिस्टम है, वहाँ पे आगे वाली बॉल पे अपन क्या कर देते हैं, जैसे आगे वाले बॉल पे मैंने छक्का दिखा दिया तो ठीक है, मैंने उस पे 100 रुपये लगा दिए। अगर उसने छक्का लगा दिया तो मेरे 5 गुना आ गए, 500 आ गए। अगर वो आउट हो गया तो मेरे कुछ नहीं आया, उन्होंने खाली छोड़ दिया बॉल को, डॉट बॉल छोड़ दिया या 4 रन लगा दिया तो मेरे कुछ नहीं आया।
तो इस प्रकार से संभावना व्यक्त करके भी क्या है अपन संभावना व्यक्त की जाती है प्रत्येक कंडीशन पे। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। जैसे आपने एक सिक्का उछाल दिया, कॉइन उछाल दिया, उस पे हेड और टेल होता है। तो कोई दो टीम के बीच में कॉइन उछाला जाता है, दो कंडीशन होती है हेड और टेल। हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता भी बराबर होती है दोनों कंडीशन में। जैसे आप लुड्डा गेम खेलते हैं, उसमें एक डाइस होता है, पाशा होता है, उस पे 1 से लेके 6 तक अंकित होता है और किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास में कुल संभावित परिणाम 6 प्राप्त होते हैं। लेकिन एक पासे को अगर 2 बार फेंका जाता है तो उसमें 36 परिणाम पर प्राप्त होते हैं, जो कि आपके सामने हैं। एक सिक्के को उछाला, हेड आ गया और टेल आ गया। एक सिक्के को उछालने पे 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो हेड हेड प्राप्त होता है, हेड टेल प्राप्त होता है, टेल हेड और टेल टेल, यानी हमारे पास में टोटल मिला के कुल 4 परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर अपन उछालते हैं किसी सिक्के को 3 बार या 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो रिजल्ट 8 प्राप्त होता है, हेड हेड हेड, और ये होता है हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। ठीक है, यहाँ पे टेल 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 हेड, और ये प्राप्त हो जाएगा टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ये टोटल मिला के परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। हमारे पास में 8 परिणाम प्राप्त होते हैं जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहता है, सूत्र क्या रहता है। प्रायिकता को अपन PA से रिप्रेजेंट करते हैं, PA से, यानी अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला। प्रायिकता का मान हमेशा ही, प्रायिकता का मान हमेशा ही 0 हो सकता है, यानी जो घटना घटित नहीं हो सकती। मैंने किसी थैले में बॉल डाल रखी है काली और पीली, और मैंने उसमें से लाल गेंद आने की प्रायिकता आपसे पूछ लिया, तो उसकी प्रायिकता तो 0 होगी, वो प्रायिकता, वो घटना घटित ही नहीं हो सकती। तो देखिएगा, प्रायिकता का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और हमेशा ही 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। कोई घटना घटित हो रही है, कोई घटना घटित हो रही है, उसको अपन PA से लिखते हैं, और कोई घटना घटित नहीं हो रही उसको अपन PA बार से लिखते हैं। उसका सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। जैसे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.5 है, यानी PA का मान आपको दे दिया, और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता यानी PA का बार आपसे पूछा, तो आप क्या करोगे, 1 में से PA को घटाओगे तो 1 माइनस में 0.5, तो उस घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी, 0.5 होगी। कितनी होगी, 0.5 होगी। तो मेनली ये फॉर्मूला है, ये इसका थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया है। और ये हमेशा कंडीशन, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे कि निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं है, एक मान आपको माइनस में मिलेगा, 3 मान आपको प्लस में मिलेंगे, तो माइनस वाला मान कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, परसेंट में हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे आपको दे दिया 3, 0.5, 0.6, 0.7, तो 3 कभी प्रायिकता हो नहीं सकती, हमेशा ही उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से अपन ने जो आपके 10 चैप्टर लगते हैं, पूरी किताब एक क्लास में कंप्लीट की है। जितने भी फॉर्मूले लगते हैं, इसके अलावा बाय चांस ही कोई फॉर्मूला बच गया तो शायद ही, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं बचा है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा। अपन अब डेस्क वर्क को कंप्लीट करने के बाद में कंप्लीट सिलेबस को दोबारा री करेंगे, एक क्लास में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो
तो वो भी क्लास आपके लिए अभी जल्दी आने वाली है। आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। आप चैनल पे नए हैं चलिएगा, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।